क्यों बे भिखारी, कहां डाका डाला है तूने? सच सच बता, ये गहने तूने किसके चुराए हैं? साहब मैं चोर नहीं हूँ, ये गहने मेरी माँ के हैं। वो हॉस्पिटल में भर्ती है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। ये कहानी बैंक के इस मंजर से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि इसकी शुरुआत शहर की एक बदनाम, तंग और बदबूदार बस्ती से हुई थी। दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ऊपर से उस दिन मौसम भी बहुत खराब था। मूसलाधार बारिश लगातार बरस रही थी। कीचड़ से सनी गलियां, टपकती छतें और हर तरफ सन्नाटा था। उसी बस्ती की एक तंग सी झोपड़ी के अंदर, जहां ठंड से बचने का कोई इंतजाम नहीं था, सावित्री देवी बुरी तरह खांस रही थीं। उनकी खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हालत इतनी खराब थी कि जब वो खांसती तो हर बार ऐसा लगता था जैसे उनकी सांस उखड़ जाएगी। ठंड के मारे उसका शरीर कांप रहा था। अपनी मां की ऐसी हालत को देखकर शेखर घबरा गया, लेकिन वो बेबस था। उसके पास अपनी मां का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपनी फटी हुई पुरानी चादर अपनी मां के ऊपर डाली और उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो उसे छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर अचानक उसे कुछ याद आ गया। उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। तभी सावित्री ने कांपते हुए और कमजोर हाथ से शेखर की कलाई पकड़ ली। उसकी आंखों में डर और चेहरे पर घबराहट थी, जैसे वो किसी अनदेखे खतरे से अपने बेटे को बचाना चाहती हो। उसने अपने बेटे से कहा, मैं जानती हूं तुम क्या सोच रहे हो। उसने कहा, नहीं शेखर, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम उस आदमी के पास मत जाना और उन गहनों को हाथ मत लगाना। भले ही हम इस ठंड में ठिठुर कर मर जाएंगे, लेकिन हम उसके सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। शेखर समझ गया कि मां किसकी बात कर रही है। वो शहर का बड़ा बिजनेसमैन था और ये वही आदमी था जिसने 12 साल पहले दौलत और अहंकार के नशे में अपनी पत्नी और 2 साल के मासूम बेटे को सड़क पर बेसहारा छोड़ दिया था। उस रात भी बारिश हो रही थी और जाते जाते उसने अपनी पत्नी के सामने एक लोहे का बॉक्स और कुछ रुपए फेंकते हुए कहा था, ले ये भीख समझकर रख ले, लेकिन जिंदगी में कभी भी मेरी चौखट पर मत आना। उस अपमान और घर से बेघर होने का दर्द सावित्री के दिल में आज भी मौजूद था। वो बॉक्स आज भी झोपड़ी के एक कोने में दफन पड़ा था, जो हर रोज उन्हें उस दिन की याद दिलाता रहता था। लेकिन सावित्री ने आज तक उसे खोलकर नहीं देखा था, बल्कि उसने उसे मिट्टी में गाड़ दिया था, क्योंकि वो बॉक्स उसके लिए एक श्राप था, जिसे वो घर में रखना भी अशुभ मानती थी। सालों तक वो वहीं दबा रहा, लेकिन आज हालात ऐसे थे कि शेखर के पास सोचने का भी वक्त नहीं था। मां की सांसें बार बार उखड़ रही थी। बस्ती के पास वाले डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि इसे बड़े अस्पताल ले जाओ और कम से कम 5 लाख रुपए का इंतजाम करो, नहीं तो इसका बचना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर की बात सुनकर शेखर समझ गया था कि अब उस गड़े हुए अतीत को बाहर निकालना ही होगा। इसके बाद शेखर ने जैसे तैसे करके मां को समझाया और उसने कोने में पड़ी कुदाल उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खोदना शुरू कर दिया। लोहे की कुदाल चलाते हुए ठंड से उसकी उंगलियां अकड़ गईं, हथेलियां छिल गईं, लेकिन वो रुका नहीं। वो समय उसके लिए बहुत कीमती था, क्योंकि अगर वो रुक जाता तो उसकी मां की सांसें भी रुक जाती। कुछ ही देर में कुदाल उस बॉक्स से टकराई। उसने जल्दी जल्दी हाथों से मिट्टी हटाई और तेजी से बॉक्स को बाहर निकाला, लेकिन उसे देखते ही 12 साल पुरानी वो बातें पल भर में आंखों के सामने घूम गई। उसने खुद को समझाया कि ये वक्त रोने और यादों में खोने का नहीं है, बल्कि ये संघर्ष करने का समय है। बॉक्स का ताला जंग खाकर कमजोर हो चुका था। उसने पत्थर उठाकर 2-3 जोरदार चोट मारी तो ताला टूट गया, और जैसे ही शेखर ने उसे खोला तो उसकी जान में जान आ गई। उसके अंदर सावित्री के शादी के कंगन और कुछ गहने थे। हालांकि ये उसकी मां की निशानी थी, लेकिन उस वक्त उसने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि वो ये सब मां को बचाने के लिए ही तो कर रहा था। उसने जल्दी जल्दी उन गहनों को एक कपड़े में लपेटा और फिर एक प्लास्टिक के थैले में डालकर झोपड़ी से बाहर निकल गया। बाहर अब भी तेज बारिश हो रही थी और गली में कीचड़ ही कीचड़ और हड्डियों को जमा देने वाली ठंड पड़ रही थी। लेकिन शेखर नंगे पैर ही दौड़ पड़ा। उसे अब सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था। दौड़ते वक्त उसे कंकड़ चुभ रहे थे, लेकिन उसने एक बार भी रुककर नहीं देखा। वो उस समय बस यही सोच रहा था कि किसी भी तरह करके मां को बचाना है, क्योंकि मां के सिवा शेखर का इस दुनिया में कोई नहीं था। जब वो दौड़ता हुआ जा रहा था तो एक चौराहे पर खड़े हुए कुछ लड़के हंसी मजाक कर रहे थे। शेखर को देखते ही उनमें से एक ने हल्का सा पैर आगे कर दिया
शेखर संतुलन खो बैठा और सीधे कीचड़ में जा गिरा। थैला उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। कीचड़ में सने शेखर को देखकर सभी लड़के जोर जोर हंसने लगे। एक ने तंज कसते हुए कहा, कहाँ भागा जा रहा है? दूसरे ने थैले की तरफ इशारा किया और कहा, लगता है चोरी करके भाग रहा है। शेखर का दिल किया उन्हें जवाब दे और उन्हें बताए कि वो चोर नहीं है, बल्कि वो अपनी मां को बचाने के लिए दौड़ रहा है। लेकिन उस वक्त उसने रुकना ठीक नहीं समझा। उसने चुपचाप थैला उठाया और फिर से दौड़ पड़ा। उस वक्त उसे सिर्फ एक ही जगह नजर आ रही थी जहां पर उसे कुछ मदद मिल सकती थी, सिंघानिया बैंक ऑफ इंडिया। वो भागता हुआ कांच के दरवाजे तक पहुंचा और जोर से धक्का देकर अंदर घुस गया। अंदर का माहौल बाहर की बारिश और ठंड के बिल्कुल उलट था। अंदर गर्माहट, साफ और अच्छे कपड़े पहने हुए लोग थे। लेकिन अभी वो 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ा था कि अचानक पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। वो उस बैंक का गार्ड था। उसकी नजर शेखर के कीचड़ से सने पैरों और गीले कपड़ों पर थी। गार्ड ने उसे जोर से पीछे खींचा और झिड़कते हुए कहा, ये कोई सराय नहीं है जो तुम मुंह उठाए घुसे चले जा रहे हो। चलो बाहर निकलो यहां से। शेखर ने हाथ जोड़ लिए कि अंकल प्लीज मुझे बस 2 मिनट दे दो। मेरे पास मां के गहने हैं। मुझे बदले में कुछ पैसे चाहिए, नहीं तो मेरी मां मर जाएगी। उसकी आवाज में घबराहट और बेचैनी थी, लेकिन गार्ड ने उसकी एक न सुनी। वहीं पास खड़ी एक औरत ने शेखर की तरफ देखा और तुरंत नाक पर रुमाल रख लिया। उसे कीचड़ की बदबू से ज्यादा शेखर की मौजूदगी चुभ रही थी। उसने गार्ड से कहा, ऐसे लोगों को अंदर मत आने दिया करो। शेखर ने रुककर उसकी तरफ देखा और कहा, मैडम आज मैं मजबूर हूं, वरना मैं यहां कभी ना आता। जब शोर ज्यादा बढ़ा तो मैनेजर भी अपने केबिन से बाहर आ गया। उसने गरजते हुए कहा, क्या हो रहा है यहां? क्यों इतना शोर मचा रखा है? शेखर ने मौका देखते हुए खुद को गार्ड की पकड़ से छुड़ाया और सीधा काउंटर तक पहुंच गया। उसने बिना कुछ कहे थैले को काउंटर पर उलट दिया। सोने के गहने काउंटर पर बिखर गए। खासकर उसकी मां के वो भारी कंगन सबका ध्यान खींच रहे थे। बैंक में मौजूद कुछ लोग हैरानी से उन गहनों और शेखर को देख रहे थे। तभी मैनेजर ने एक कंगन हाथ में उठाया और बड़े ध्यान से देखने लगा। असल में उसकी आंखों में हैरानी कम और शक ज्यादा था। उसने सख्ती से पूछा, ये सब तेरे पास कैसे आया? शेखर की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, सर ये गहने मेरी मां के हैं। बस मुझे 5 लाख रुपए दे दो या सिटी हॉस्पिटल में फोन कर दो। मेरी मां बीमार है और डॉक्टर 5 लाख मांग रहा है। मैनेजर ने कंगन को पलटकर देखा। उसमें हीरे जड़े थे। उसके चेहरे पर हैरानी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि इतना कीमती सामान इस लड़के के पास कहां से आया? जरूर इसने चोरी की होगी। उसने गार्ड को इशारा किया और तुरंत गेट बंद हो गया। इसके बाद उसने मोबाइल निकाला और पुलिस को फोन कर दिया। ये सब देखकर शेखर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर कहा, सर पुलिस को मत बुलाइए, तब तक मां। उसकी आवाज भर्रा गई। आप ये सारे गहने रख लो, बस मुझे 5 लाख रुपए दे दो या मेरी मां का इलाज करवा दो। लेकिन वहां पर किसी को भी उसकी जल्दबाजी और बेबसी पर तरस ना आया, बल्कि सब उसे शक की नजरों से देख रहे थे। गार्ड ने उसके दोनों हाथ कमर की तरफ मोड़ दिए। वो दर्द से कराहने लगा। वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। बैंक के उस हॉल में शेखर के हुलिये और गुर्बत के कारण उसकी हर बात झूठी पड़ गई। उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। करीब आधे घंटे बाद पुलिस की जीप वहां आकर रुकी। पुलिस शेखर को पकड़कर थाने ले गई। शेखर ठंड और डर के मारे कांप रहा था। इंस्पेक्टर ने गरजते हुए कहा, सच सच बता, तूने किसके घर डाका डाला है? लेकिन शेखर बार बार बस एक ही बात दोहराता रहा कि साहब मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझे छोड़ दो, मेरी मां अस्पताल में है, वो बहुत बीमार है। इंस्पेक्टर को उसकी बात पर अब यकीन नहीं हो रहा था। उसने घूरते हुए कहा, अब भी वक्त है, सच सच बता दो, वरना थोड़ी देर में बैंक के मालिक सिंघानिया साहब यहां आ रहे हैं और उन्हें शक है कि ये गहने उनकी पुरानी कोठी से गायब हुए हैं। अगर ये गहने उनके हुए तो तुम सालों तक जेल में सड़ोगे। तभी अचानक थाने के बाहर एक काली मर्सिडीज आकर रुकी। विक्रम सिंघानिया गाड़ी से नीचे उतरा। वो उस शहर का सबसे अमीर आदमी था। उसके चेहरे पर रुआब था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। मैनेजर खन्ना ने उसे फोन करके बताया था कि बैंक में आज एक लड़का कुछ गहने और शाही कंगन लेकर आया है। शाही कंगन सुनते ही विक्रम सिंघानिया का दिल धक से रह गया। विक्रम थाने के अंदर पहुंचा। उसने इंस्पेक्टर से पूछा, कहां है वो गहने? इंस्पेक्टर ने मेज पर रखा वो थैला खोल दिया।
उसमें सबसे ऊपर वही कंगन रखे थे। उन्हें देखते ही विक्रम सिंघानिया ठिठक गया। उसने कांपते हाथों से एक कंगन उठाया और उसे उलट पुलट कर देखने लगा। उस कंगन के पीछे एक छोटा सा निशान था, V&S। ये वही कंगन थे जो उसने 15 साल पहले सावित्री को मुंह दिखाई में दिए थे। उसने तुरंत इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कहा, कहाँ है वो लड़का? इंस्पेक्टर ने कहा, सर वो लॉकअप में बंद है, वो बहुत शातिर है। विक्रम तेजी से लॉकअप की तरफ बढ़ा। वहां शेखर एक कोने में सिमटा हुआ बैठा था। वो बुरी तरह कांप रहा था। वही आंखें, वही चेहरा। विक्रम को पहचानने में 1 सेकंड नहीं लगा। ये उसका अपना खून था। वो कांपती आवाज में बोला, शेखर। शेखर ने धीरे से सिर ऊपर उठाया। वो भी अच्छी तरह से जानता था कि ये आदमी कौन है। उसने विनती की, साहब आप तो सिंघानिया बैंक के मालिक हैं। मुझे उन गहनों के बदले में बस 5 लाख रुपए दे दो। मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। अगर मैंने आज पैसे जमा नहीं करवाए तो मेरी माँ का इलाज नहीं हो पाएगा। सिंघानिया ने इंस्पेक्टर से कहा, जल्दी से चाबी लाओ और इसे तुरंत बाहर निकालो। इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन सर ये तो चोर है। विक्रम सिंघानिया ने गरजते हुए कहा, ये चोर नहीं, मेरा बेटा है। इंस्पेक्टर ने जल्दी से लॉकअप का ताला खोला और जैसे ही शेखर बाहर आया तो विक्रम सिंघानिया ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन शेखर पीछे हट गया। उसने कहा, साहब मुझे अपनी माँ के पास जाना है, वो हॉस्पिटल में मेरा इंतजार कर रही होगी। सिंघानिया ने उसे जल्दी से अपनी कार में बैठाया और हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। लेकिन सिंघानिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे बताएं कि वो उसका बाप है, एक ऐसा बाप जो दौलत और अय्याशी के लिए उसे और उसकी माँ को एक रात बारिश और तूफान के बीच बेसहारा और बेघर छोड़ आया था। दरअसल उस वक्त सावित्री के पिता भी एक बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे और सावित्री उनकी इकलौती संतान थी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी विक्रम सिंघानिया से कर दी थी। लेकिन शादी के बाद सावित्री ने देखा कि विक्रम हर रोज रात को शराब पीकर आता है। इतना ही नहीं, वो हर दिन घर पर नई नई लड़कियों को लेकर आता था। इन सब बातों को लेकर उनके घर में रोज रोज झगड़ा होने लगा। लेकिन तभी अचानक एक दिन एक सड़क हादसे में सावित्री के माता पिता की मौत हो गई। विक्रम के अलावा अब सावित्री का कोई सहारा नहीं था। विक्रम उसके साथ अच्छी तरह रहने लगा। उसे लगा कि शायद विक्रम सुधर गया है। कुछ दिन बाद सावित्री ने उस पर भरोसा करके अपनी सारी प्रॉपर्टी, जो उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसके नाम हो गई थी, उसने वो सारी प्रॉपर्टी विक्रम के नाम कर दी। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक विक्रम का रवैया बदलने लगा। वो फिर से शराब पीकर घर आने लगा। इतना ही नहीं, अब वो उस पर हाथ भी उठाने लगा, उसे मारने पीटने लगा था। उस वक्त शेखर 2 साल का हो चुका था और जब एक दिन सावित्री ने उसे घर पर दूसरी औरतों को लाने से मना किया तो विक्रम ने उसे बहुत मारा और फिर उसने सावित्री और शेखर को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और उन्हें रात के अंधेरे में दूर कहीं सड़क पर बारिश में भीगते हुए छोड़कर भाग आया था। उस वक्त उसने सावित्री से कहा था, मेरे पास पैसा है, पावर है और शोहरत है, मुझे जो चाहता है वो मैं खरीद लेता हूँ, लेकिन अब मैं रोज रोज के तेरे इन झगड़ों से परेशान हो चुका हूँ। जाते जाते उसने सावित्री के सामने एक लोहे का बॉक्स और कुछ रुपए फेंकते हुए कहा था, ले ये भीख समझ कर रख ले, लेकिन जिंदगी में कभी भी मेरी चौखट पर मत आना। उसके पास अरबों की दौलत थी, लेकिन आज वो अपने बेटे की एक मुस्कान के लिए तरस रहा था। उसने कहा, बेटा हम बस पहुंचने ही वाले हैं, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। मैं दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर्स को बुलाऊंगा, लेकिन तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। शेखर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें बार बार खिड़की से बाहर हॉस्पिटल को तलाश कर रही थी। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के गेट पर आकर रुकी। शेखर तेजी से उतरकर अंदर की ओर भागा। विक्रम भी उसके पीछे भागता हुआ अंदर आता है। शेखर रिसेप्शन पर पहुंचा। उसने कहा, सावित्री पेशेंट है जो इमरजेंसी वार्ड में है। नर्स ने रजिस्टर खोला और फिर शेखर की तरफ देखा। उसकी नजर में दया थी। नर्स ने धीरे से कहा, बेटा आप थोड़ा लेट हो गए। शेखर के कदम लड़खड़ा गए। उसी वक्त इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुला। 2 वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर बाहर ला रहे थे। विक्रम सिंघानिया भी शेखर के पीछे खड़ा था। उसने भी वो मंजर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी वो दौलत और पावर, वो बैंक बैलेंस, सब कुछ उस एक पल में मिट्टी में मिल गया। शेखर धीरे धीरे स्ट्रेचर के पास आया। उसने कांपते हाथों से चादर हटाई। अब सावित्री का चेहरा शांत था। अब वो दुनिया के हर दुख से आजाद हो चुकी थी। लेकिन उस वक्त शेखर रोया नहीं।
उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। वो बस अपनी मां के चेहरे को देखता रहा। विक्रम घुटनों के बल गिर पड़ा। सावित्री, मुझे माफ कर दो सावित्री। उसने शेखर के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन शेखर ने उसके हाथ को झटक दिया। उस झटके में इतनी नफरत थी कि विक्रम लड़खड़ाकर पीछे गिर गया। शेखर ने अपने हाथ से वो गहनों का थैला उसके सामने उलट दिया। उसकी 16 साल की मासूमियत मर चुकी थी। अब उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और बदले की आग थी। रोइए मत मिस्टर सिंघानिया, आपको तो खुश होना चाहिए, आज आपकी जीत हुई है। विक्रम ने रोते हुए कहा। बेटा, मुझे माफ कर दो, बस मुझे एक मौका दे दो, शेखर ने गरजते हुए कहा। जब मेरी मां घुट घुट कर सांसें ले रही थी तब आप नहीं थे। जब मुझे भूख लगी आपने मुझे रोटी नहीं दी। जब लोग मुझे कचरा वाला बुलाते थे तब भी आप नहीं थे। और आज जब मेरी मां की सांसों की कीमत 5 लाख रुपए थी तो आपके बैंक वालों ने मुझे चोर बनाकर सलाखों के पीछे डाल दिया। शेखर ने फर्श पर पड़े उन गहनों की तरफ इशारा किया और कहा, उठा लीजिए इन्हें, शायद आपकी तिजोरी भरने में काम आ जाएंगे, क्योंकि अब आप इनसे मेरी मां की एक सांस तक नहीं खरीद पाओगे। विक्रम गिड़गिड़ाता रहा। बेटा, मुझे जो चाहे सजा दे दे, लेकिन अब मुझे छोड़कर मत जा। शेखर अपनी मां के स्ट्रेचर को लेकर आगे बढ़ गया। उसने पलटकर विक्रम को आखिरी जवाब दिया। मिस्टर सिंघानिया, आप तो अनाथ नहीं थे, लेकिन आज आपने मुझे अनाथ कर दिया है। आप अपनी दौलत और शोहरत के साथ खुश रहिए, मैं तो अपनी मां की यादों के साथ ही खुश हूं। इसके बाद वो हॉस्पिटल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस के पास पहुंचा। उसने अपनी मां के स्ट्रेचर को एम्बुलेंस में रखा और वो विक्रम सिंघानिया की नजरों से हमेशा हमेशा के लिए ओझल हो गया।